गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बहुत इम्पोर्टेंट भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बीपीएससी टीचर का भी सिलेबस है। आज जो बीपीएससी टीचर का जो हम लोग सिलेबस जो एनरोल कर रहे हैं उसका भी ये सिलेबस है, और यहीं से मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट शुरू होता है जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ पर जितने सारे गवर्नर जनरल थे उनको पढ़ा। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू होता है जो हम लोगों को पढ़ना है बच्चों, वो क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, उसके बाद आज हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। देश को आज़ाद कराने में आप देख सकते हैं कि भारत को जब आज़ादी मिली तो आज़ादी के 3 पार्ट्स देखे गए, यानी भारत के इस आज़ादी के प्रक्रम को, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रक्रम को हम लोगों ने 3 भागों में बांटा है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आईएनसी की स्थापना हुई, और ये 1885 से लेकर के 1947 तक हमारा क्या हुआ? संघर्ष चलने लगा। क्या है? देश को आज़ाद कराने के लिए। आपको पता है कि एक दिशा में एक किसी खास मोटो पर काम करने के लिए कोई व्यक्ति का संगठन की आवश्यकता होती है, किसी व्यक्ति का एक ग्रुप्स की आवश्यकता होती है, या आप कह सकते हैं कि कोई ना कोई एक ऐसा ग्रुप चाहिए जिस ग्रुप पर कोई विशेष काम कर सके। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हम लोग कितने भागों में बांटे? 3 भागों में। पहला जो चरण शुरुआत हुई और 1885 से लेकर के 1905, चूँकि 1905 के बाद 1906 में एक नया पार्ट स्थापना हो गया, उस पार्ट को बोलते हैं मुस्लिम लीग। 1906 में किसकी स्थापना हुई थी? मुस्लिम लीग। तो पहला जो चरण है 1885 से लेकर के 1905 तक। दूसरा चरण रहा 1905 से लेकर के 1919, वो 1919 वाला इलाका जिसमें हम लोग कांग्रेस अधिवेशन पूरा कर रहे थे पंजाब के अमृतसर में, जालियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, शायद भारत के लिए वो बहुत दुखदाई दिन था जिसमें जनरल डायर के नेतृत्व में भारतीय निहत्थों पर गोली चलाए गए, और फिर क्या हुआ? लगभग ऐसा माना जाता है कि 500 लोगों की मृत्यु हुई, 1000 घायल हुए। तो ये तो सरकारी आंकड़ा है कि एग्जैक्ट 500 ही क्यों मरा होगा भाई, या तो 501 मर गया होगा, नहीं तो 499 मर गया होगा, और 1000 क्यों घायल हुआ होगा? बहुत ज़्यादा लोग घायल हो गया था। ठीक है ना। तो ये 1919 की बात करते हैं। वही 1919 के बाद हम लोग 1947, ये वाला जो युग है वो बच्चों मैं कह सकता हूँ, इसी युग को हम लोग किस युग के नाम से जानते हैं? गांधी युग के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी की यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस हो जाता है। महात्मा गांधी बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो जाते हैं, और इनके द्वारा तरह तरह के आंदोलन चलाए जाते हैं जिससे भारत को क्या मिलता है? आज़ादी मिलता है। ठीक है, तो पहले चरण में 1885 से 1905 लगभग हमने पूरा किया है। 1905 से लेकर के 1905 से लेकर के 1919 को अगर हम बात करें तो कांग्रेस के साथ आंदोलन हम लोग किया। कमजोर एवं विभाजित कांग्रेस हुआ। धीरे धीरे 1916 का लखनऊ अधिवेशन, नरम दर गरम दर एक हुआ है, आपको याद है। उसके बाद अन्य विचारधारा भी आई जिसमें सांप्रदायिकता है और क्रांतिकारी आतंकवाद के रूप में आया। क्रांतिकारी आतंकवाद क्या है? आप सबको पता है कि आतंकवाद का अर्थ होता है अशांति फैलाने वाला। जब भी कोई आतंकवाद करता है तो वो अशांति ही फैलाता है। जो नियम के विरुद्ध काम करे वो सब क्या है? आतंकवाद है। तो एक आतंकवाद जो होता है वो पॉजिटिव आतंकवाद होता है। जैसे अंग्रेज हम लोग पर क्या कर रहा था? जुल्म ढा रहा था। अगर हम लोग उस पर क्या करते हैं? आतंकवाद करते हैं, लेकिन क्या था? क्रांतिकारी आतंकवाद। उस आतंकवाद का नाम निगेटिव नहीं है, वो क्या है? पॉजिटिव है। जैसे भगत सिंह जाकर असेंबली पर बम फेंके, मानते हैं बुरा बात है बम फेंकना, लेकिन उस स्थिति में क्या है? फेंकना मजबूरी बन गई थी। फेंकना क्या बन गया था? मजबूरी बन गया था। तो उस आतंकवाद को हम लोगों ने कौन सा नाम दिया? क्रांतिकारी आतंकवाद। बात समझ गए ना? तो ये चीजें आप लोग को समझना है। पहला चरण हम लोग देखते हैं 1885 से लेकर के 1905 तक। इसमें कहता है कि राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण उदारवादियों का काल रहा। ये उदारवादी लोग कौन होते हैं? महात्मा गांधी से पहले भी बहुत लोग हुए हैं जो मारपीट में विश्वास नहीं रखते थे। महात्मा गांधी से पहले भी लोग बहुत हुए हैं जो एक गाल वाला दूसरा गाल बढ़ाने वाली बात, ऐसे ऐसे लोग जन्म लिए हैं इस धरती पर। ठीक है ना। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में की प्रथम चरण में कांग्रेस का मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी जैसे वकील, समाचार पत्र संपादक, अध्यापक, डॉक्टर
बैंकर्स, व्यापारी आदि का प्रभुत्व था। मध्यकालीन जब बात करते हैं एक समय, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब डेवलप हो रहा था, विकास हो रहा था, और हमारे राष्ट्रीय आंदोलन मतलब हमारा जब देश आगे बढ़ रहा था, जब अपने देश को आज़ादी दिलाने की बात कर रहे थे, उसमें जो प्रथम क्यूज आया, जो आगे हम लोग बढ़ा रहे थे, उसमें क्या कहता है, बुद्धिजीवी के रूप में कौन था, वकील था, समाचार पत्र संपादक मतलब चीफ एडिटर, और उसके बाद टीचर, डॉक्टर और बैंकर्स, व्यापारी लोग का प्रभुत्व था। यही लोग उस जमाने में शासन व्यवस्था को बच्चों चला रहे थे। ठीक है, मैं बात करता हूं किसकी, जब कांग्रेस में कानून समाप्त के तरीके पर था, यहाँ पे क्या लिखता है, कहता है कि जब कांग्रेस में आंदोलन कानून सम्मत तरीके से क्या हो गया इसको भाई, कि जब तक कांग्रेस का आंदोलन कानून सम्मत तरीके से लोकतांत्रिक आधार पर चलता रहा, तब तक वे आंदोलन के लिए उदारवादी चरण कहते हैं। क्या कहता है कि जब तक कांग्रेस का आंदोलन कानून सम्मत तरीके से लोकतांत्रिक आधार पर चलता रहा, तब तक के आंदोलन को क्या कहते हैं, उदारवादी आंदोलन कहते हैं। दूसरे शब्दों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम 20 वर्ष उदारवादी राष्ट्रीयता के रूप में जाना जाता है। यानी 1885 कितना हुआ, 1885 में स्थापना हुआ, इसमें 20 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 1905। 1885 में 20 साल जोड़ते हैं तो कितना होता है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के प्रथम 20 साल क्या रहे, उदारवादी, क्योंकि उसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था चला। लोकतांत्रिक व्यवस्था मतलब चुनाव होते थे, कोई पार्टी पॉलिसी नहीं होती थी, कोई जरंत की भावना नहीं होता था, एक दूसरे का विरोध करने वाला व्यक्ति नहीं होता था। चीजें समझ आ रहे हैं ना, अपने में कोई फूट वाली बात नहीं थी, सब एक दूसरे के साथ समर्थन के रूप में काम करता था। तो वो किस रूप में हम लोग को दिखाई दे रहा है बच्चों, उदारवादी के रूप में दिखाई दिया। तो आप लोग को याद रखना है कि कांग्रेस स्थापना के प्रथम 20 साल किस रूप में आए बच्चों, उदारवादी काल के रूप में आया। अब पहले उदारवादी रूप नेता के रूप में आप लोग देख लो, पहला नाम है दादा भाई नौरोजी, नाम तो सुने ही होंगे। ये ऐसा व्यक्ति जिन्होंने पहली बार हमारे अर्थव्यवस्था की कल्पना की, ठीक है ना, प्रति व्यक्ति आय मेजर करने की कोशिश की, ठीक है ना, नाम क्या है, दादा भाई नौरोजी। फिरोज शाह मेहता, ये भी नाम बहुत फेमस है। बदरुद्दीन तैयब, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष, नाम क्या है, बदरुद्दीन तैयब। बेमोश चंद्र बनर्जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, जिन्हें शॉर्ट में क्या बोलते हैं, WC बनर्जी। एम राइट। तीसरा नाम है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बनने वाले तो यही थे। कौन ऐसा व्यक्ति जो स्थापना के समय यहाँ नहीं थे, तो यही एक व्यक्ति है जो पहली बार कांग्रेस स्थापना में भाग नहीं लिए थे, नाम क्या था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। मदन मोहन मालवीय, आगे है महादेव गोविंद रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु रास बिहारी बोस और रमेश चंद्र दत्ता। ये लोग क्या थे बच्चों, उदारवादी नेता के रूप में थे। याद रखेंगे, फिर से मैं बता दूं, ये क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में से कौन उदारवादी नेता नहीं थे, निम्नलिखित में से कौन उदारवादी नेता थे, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब, बेमोश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मदन मोहन मालवीय, महादेव गोविंद रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले, रास बिहारी घोष, और फिर मैं बात करूं रमेश चंद्र दत्ता। ये सब लोग उदारवादी नेता के रूप में आए। लेकिन आखिर उदारवादी नेताओं ने किया क्या, उदारवादी नेताओं ने अलग अलग क्षेत्र में अपना अपना अहम योगदान दिया, जिसमें पहला योगदान आता है किस क्षेत्र में बच्चों, आर्थिक क्षेत्र में। मैं एक नाम याद दिला रहा था आप लोग को, किसको, दादा भाई नौरोजी। यहाँ पे लिखता है कि साम्राज्यवाद की अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्रीय आलोचना में उदारवादियों ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान था। दादा भाई नौरोजी सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान था। दादा भाई नौरोजी, RC दत्ता, ठीक है ना, RC दत्ता मतलब हुआ रमेश चंद्र दत्ता, RC दत्ता मतलब रमेश चंद्र दत्ता, और दीन साई वाच द्वारा प्रतिपादित धन के निष्कासन का सिद्धांत, ये वाला याद रखना, कौन था बच्चों, धन के निष्कासन का सिद्धांत, वेल्थ ड्रेन थ्योरी, अंग्रेजों ने की भारत में आर्थिक भूमिका पर दोषारोपण था। अर्थात कि धन के जो निष्कासन के जो तरीके हैं उसका थ्योरी अंग्रेजों के विरोधी लोगों ने क्या किया,
दिया। और अंग्रेजों के आर्थिक भूमिका पर क्या था, एक तरह का दोषारोपण था कि आप जो जो मेथड चला रहे हैं वो हमारे लिए क्या है, बेकार है। क्लियर है। तो उदारवादियों ने सबसे पहले क्या किया हुआ, धन के निष्कासन सिद्धांत का प्रतिपादन किया रमेश चंद्र दत्ता दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में। पहला बात समझ में आ गई। दूसरा उनका उदारवादियों का योगदान था किस क्षेत्र में बच्चों, राजनीतिक क्षेत्र में। उदारवादी राष्ट्रवादियों में राजनीतिक क्षेत्र में निम्नलिखित मांग की, क्या की, विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की नियुक्ति हो। निर्वाचित सदस्य की नियुक्ति मतलब आप लोग को याद रहे कि एक होता है निर्वाचित और एक होता है मनोनीत। बच्चों निर्वाचित का अर्थ होता है जो जनता के द्वारा चुना जाए। मनोनीत का अर्थ होता है जिसे क्या किया जाए, किसी खास व्यक्ति को द्वारा डिप्यूट कर दिया जाए। जैसे मान लो यहाँ पे सब लोग है, इसमें तो तुम बोले कि तुम यहाँ का प्रधानमंत्री हो, तुम यहाँ का कुछ भी आए, अच्छा क्या बनोगे, प्यून, ठीक है ना। कहीं किसी भी क्षेत्र में तुमको जो बनना है, मान लो कि डीएसपी बनना है, बोल दिए, हाँ, तो हमको लगता है कि कार्यकारी प्रधान तो ये है, प्रधानमंत्री ही है। जब कार्यकारी प्रधानमंत्री हेड है तो वहां तो हेड ही बनाया जा रहा है ना, आपको पियून तो नहीं बनाए। तो ये मेरे कहने का मतलब है कि हमने मुंह से बोल दिया, आपको डिफ्यूट कर दिया। अब मान लो कि हम पावरफुल आदमी हैं, राष्ट्रपति हैं, ठीक है, तो हमने आपको डिप्यूट कर दिया, तो फिर क्या है, आप हो एक्चुअली में आप एलिजिबल नहीं थे, लेकिन हमने अपने पावर का इस्तेमाल करके आपको बना दिया। लेकिन अगर इसी बात को जनता के सामने लेकर के जाया जाए, चुनाव कराया जाए और फिर जनता निर्णय लिया जाए कि आप रहिएगा या नहीं रहिएगा, तो वहां पर हमारा क्या हो जाता है, पावर कमजोर हो जाता है। तो मैं अंग्रेज हूँ, आप अंग्रेज का कोई अधिकारी है, अंग्रेज किसी अधिकारी को कुछ बना दिया या किसी व्यक्ति को विधानमंडल में या विधानसभा में ले जाकर के बैठा दिया, तो उन्होंने क्या मांग किया राजनीतिक क्षेत्र में कि विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों को क्या किया जाए, नियुक्ति की जाए, मतलब चुनाव कराया जाए। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या में वृद्धि हो, ठीक है। विधान परिषद मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है ना। जैसे बिहार जैसे राज्यों में, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में क्या है, द्विसदनीय व्यवस्था है, ठीक है ना। सभी जगह तो है नहीं, तो द्विसदनीय व्यवस्था में ये ऐसा इसकी वृद्धि की जाए। कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथकीकरण, मतलब कार्यपालिका का अलग क्षेत्र हो और न्यायपालिका का अलग क्षेत्र, मतलब इसका पृथकीकरण हो, मतलब अलग अलग व्यवस्था हो। प्रशासनिक क्षेत्र की बात मैं करूं, प्रशासनिक क्षेत्र में उदारवादी की प्रमुख मांगे थी, क्या थी, उच्च प्रशासनिक पदों में भारतीयकरण, उच्च प्रशासनिक पदों में मतलब एसएसपी जब बनाया जाए, ठीक है ना, आईएएस कैडर से जब लोग आए, डीजीपी के बनने के लिए तो प्रमोशन, उसकी कोई बहाली नहीं आती। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनने के लिए आपको प्रमोशन की ही आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। उसके लिए आपको यूपीएससी क्रैक करना पड़ेगा, ठीक है ना। और वहाँ से फिर कैडर आपको जैसे जैसे मिलते जाएगा, आप समय दीजिएगा उस पर, अनुभव का तरफ, आई मीन लगभग जीवन के अंतिम दिनों में रिटायरमेंट के अंतिम दिनों में मे बी 40 के आसपास, 45, ठीक है ना। इससे इनसे कम में तो आप नहीं जा पाओगे, क्योंकि तैयारी करते बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनकी नौकरी यूपीएससी क्रैक करके 25 साल तक हो जाती है। मिनिमम 30 साल, 32 साल, 35 साल के लोग होते हैं, कम से कम 15 साल तो सेवा देंगे ही। तो 15 साल सेवा देने के बाद ही उस लेवल तक पहुँचते, वो बहुत जल्दी हो, बहुत लोग तो इधर ही अटक जाते हैं। या फिर तुम कह सकते हो कि तुम अच्छे परिवार की हो, थोड़ा पैरवी हुई है, नेताओं की साख बहुत ज़्यादा है, या तुम गए हो जिस क्षेत्र में उसमें कौतूहल मचा के रखे हो। बहुत लोग होता है कि कम उम्र का है, नया नया जोश है, तो जिस जहाँ गया वहाँ एकदम कौतूहल मचा दिया, तो लोग उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। पुलिस के कैडर तेजी से प्रमोशन में, तेजी से प्रमोशन में, जैसे कोई दरोगा है लगातार अपराधियों का इनकाउंटर कर रहा है, या जो अपराधी है वो बेलगाम हो गया उसको कंट्रोल कर रहा है ना, रिकॉर्ड्स बहुत ज़्यादा अच्छा रखा है, तो उसको तराक से प्रमोशन मिले और फिर तेज़ी से इंटरनल एग्जाम दे करके वो आगे बढ़े। तो प्रमोशन के लिए ना पुलिस का एक एसपाई होता है, जानते हैं आप लोग,
स्पाई का अर्थ होता है गुप्त खोर, कह सकते हो उसको, गुप्तचर कह सकते हो। जैसे हम में से ही कोई आदमी यहाँ पर बैठा रहेगा, तुम्हारे साथ ही रहेगा, और तुम चोर हो, तुमको पता ही नहीं चला कि मेरा पार्टनर ही पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना, और फिर तुम्हारा सारा बायोडाटा लीक करेगा, पुलिस काम करेगा। तो स्पाई की मदद से पुलिस बड़े बड़े कांड का क्या करता है, उद्भेदन कर लेता है, और उसके बदले में उसको पुरस्कार मिल जाता है तेजी से। पुरस्कार के रूप में क्या है, बस प्रमोशन, तेजी से बढ़ने लगता है प्रमोशन। तो प्रमोशन ही आपका एक उपाय है इस क्षेत्र में। तो उच्च प्रशासनिक पदों का भारतीयकरण, आई मीन भारत के लोगों को क्या हो, उच्च प्रशासनिक क्षेत्र में भेजा जाए। ठीक है। दूसरा है आईसीएस की परीक्षा में आयोजन की आयु में वृद्धि, मतलब वही आप कह सकते हैं सिविल सेवा परीक्षा में, ठीक है ना, इंडियन सिविल सर्विसेज आईसीएस की परीक्षा में क्या होना है, उम्र की सीमा में वृद्धि हो। उम्र सीमा में आजकल तो हम लोग 42 के आसपास पहुंच गए। 42 तक जाना मतलब बहुत बड़ी उम्र है, ठीक है ना। 42, 43, 44 अलग अलग कैटेगरी की है, उसमें एससी वाले को थोड़ा ज़्यादा है, बीसी 1 वाले को थोड़ा कम, ठीक है। उसके बाद बीसी वाले को, जनरल वाले को उससे कम, लेकिन थोड़ा सबको एज की प्रायोरिटी मिली है। उदारवादियों की कार्य प्रणाली का आधार स्तंभ, मैं बात करूं प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के युग में कांग्रेस ने अपने विचार को फैलाने के लिए, कांग्रेस को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रेस एवं साहित्य को खूब सहयोग मिला। प्रमुख समाचार पत्र जिन्हें आरंभिक चरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो निम्नलिखित है। इन्होंने क्या कहा कि प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के युग में कांग्रेस ने अपने विचार को फैलाने के लिए, कांग्रेस को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रेस एवं साहित्य को खूब सहयोग मिला। प्रमुख समाचार पत्र लोगों ने क्या किया, प्रकाशित किया। पहला नाम किसका आता है बच्चों, अमृत बाजार पत्रिका। कब आया, 1868 में। अगला पेपर का नाम क्या है, हिंदू, 1878 में आया। बी राघवाचारी ने इसको शुरू किया था। 1879 में बंगाली आया, सूर्यनाथ बर्जी ने इसको शुरू किया था। ये क्या है बच्चों, पत्रिका है। पत्रिका आज भी मिलती है, आप जाकर के उसको खरीदिए, पढ़िए। अलग अलग लोग पत्रिका का संपादन करता है। हालांकि अब दुनिया थोड़ा टेक हो गया है, टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा भर गया है। टेक्नोलॉजी नहीं बोलते उसको, टेक्नोलॉजिया बोली, ठीक है ना, कि पेपर से आपका नाता हट जाता है, पेपर पढ़ने की इच्छा नहीं कर रही है, मीम्स देखना आप पसंद करते हैं, तो आपको मीम्स के फॉर्म में अब क्या है, ज्ञान दिया जा रहा है। छोटे छोटे वीडियो के फॉर्म में आपको ज्ञान दिया जा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि आपको रील्स देखना पसंद है, किताब पढ़ना पसंद। टेक्नोलॉजी के हिसाब से आप धीरे धीरे कमजोर पड़ते जा रहे हैं। बंगाली की मैं बात करूं, रविन्द्रनाथ टैगोर, गीतांजलि आया, गोरा आया, चितांगना, गार्डनर आया, इनके द्वारा किताब लिखा हो बच्चों। एक गीतांजलि एक ऐसा बुक है जो रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या दिया था, नोबेल पुरस्कार दिया। भारत के पहले ऐसे व्यक्ति जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, उनका नाम क्या है, रविन्द्रनाथ टैगोर, और वह हिंदी साहित्य के क्षेत्र में मिला हुआ है। तमिलनाडु में सुब्रमण्यम भारती, हिंदी की मैं बात करूं, ये तो बंगाली आया, तमिलनाडु के सुब्रमण्यम भारती ने योगदान दिया है। हिंदी के क्षेत्र में क्या आया, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, ठीक है। उर्दू में आया अल्फात हुसैन हाली का मदुल इस्लाम। ये सारे किताब जो उस जमाने में कांग्रेस को बताने में बहुत अहम योगदान दे रहा था। बात करते हैं कि जब ये 1905 तक का इलाका जब समाप्त हुआ, अगले 20 साल जब उदारवादी संगठन समाप्त हुए, तो 1906 में आपका मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। तो उस 1905 से लेकर के 1908 तक का वो कांग्रेस का कैसा इलाका रहा, गणमपंथी चरण, यानी वही कांग्रेस के एक गुट जो मुस्लिम लीग की तरफ बढ़ने लगे। उन लोगों में क्या होने लगा, कौतूहल की भावना होने लगी, सत्ता का लालच होने लगा, और सत्ता के लालच के लिए तेरे लोग परेशान होना शुरू हो गए। नरम पंथियों ने कार्य प्रणाली से कांग्रेस के अंदर एक ऐसा वर्ग तैयार हो गया जो उग्र विचार का पोषक था। ये लोग अहिंसात्मक तरीके से ब्रिटिश नीति का विरोध करना चाहते थे और कांग्रेस इसके लिए तैयार करने हेतु आतुर थे। ठीक है, क्या कहते हैं कि नरम पंथियों की कार्य प्रणाली से कांग्रेस के अंदर एक ऐसा वर्ग तैयार हो गया जो उग्र विचार का पोषक था। लगातार शांति से आंदोलन करते करते लोग थक चुके थे। धरना पर बैठो, भूख रह जाओ, नहीं यहीं सो जाना है, ऐसे करना है, और ब्रिटिश के द्वारा लगातार हम सब प्रताड़ित किया जा रहा है, डंडा मारे जा रहे हैं, कोड़े बरसाए जा रहे हैं, और हमको सोते रहना है।
तो कौन लोग ज्यादा परेशान हो गए थे बच्चों? अंदर से नरमपंथी वाले लोग का कार्य प्रणाली से कांग्रेस के अंदर एक ऐसा वर्ग तैयार हो गया जो उग्र विचार का पोषक था। मतलब ना, ऐसा नहीं मानेगा, बवाल तक करना ही पड़ेगा। तो उग्र विचार का क्या बन गए वो लोग? पोषक बन गए। अब उग्र विचार का पोषक बने ये लोग अहिंसात्मक तरीके से ब्रिटिश नीति का विरोध करना चाहते थे और कांग्रेस इसके लिए तैयार करने हेतु आतुर थे। किस विधि से? अहिंसात्मक तरीके से ब्रिटिश नीति का विरोध करते थे और कांग्रेस इसके लिए तैयार करने हेतु आतुर थे। इसी तरह के उग्रवादी विचारधारा वाले लोगों को गर्मपंथी कहते हैं। अब गर्मपंथी क्या है समझ में आ गया? जिनकी विचारधारा उग्र थे, बहुत शांत होकर के नीतिगत बन करके काम करने की आवश्यकता नहीं है। हमें भी क्या करना पड़ेगा? अब उग्रता दिखाना पड़ेगा, जिनके विचार उग्र हो। ऐसा होता है ना कि कोई आदमी जब वार्तालाप करता है तो बात से ही जहर उगलता है। 2 मिनट बात करोगे तुम्हारा दिमाग को डिस्टर्ब कर दे, इतना जहर उगलेगा कि तुम उसको कम पढ़ नहीं पाओ। ऐसे लोग गर्म मिजाज के होते। बात समझ में आई? हम आपसे आए हैं वार्तालाप करने, हम आए थे आपके मन से शीतलता प्राप्त करने और पता चला बाप रे तो जहर हो गया। पत्नी के अंदर, किसी बीवी के अंदर नरमपंथी और गर्मपंथी का मतलब बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है। शुरुआती स्टेज में जब बीवी मैके जाने वाली है तो पत्नी बहुत खुश रहेगी, नरमपंथी का एग्जाम्पल दिखाएगी, बहुत विचारधारा उसका बहुत बदला रहेगा कि मेरा पति हमको लेकर के कहाँ जा रहा है? मैके की तरफ जा रहा है, मतलब बहुत खुश टाइप के दिखे। लेकिन वही विचारधारा को आप बदल दिए, बोले ठीक है कह तो दिए थे लेकिन तुमको जाना होना नहीं है। अब वैसे कंडीशन में फिर उसका रौद्र रूप देखिए, ठीक है ना। किचन के तमाम सामानों में एक विशेष प्रकार की झनक की आवाज़ आएगी, ढब भड कर जैसे जैसे, ठीक है ना। और आवाज़ में तो मत पूछिए, कर्कशता का भाव इतना ज़्यादा हो जाएगा जिसको आप सुन नहीं पाइएगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल किसका है? गर्मपंथी का। उदारवादियों के काल में कांग्रेस के भीतर एक गर्म दल तैयार हो गया जिसे उग्रवादी दल, अनुदारवादी दल के नाम से जाना जाता है। इस दल के प्रमुख नेता के रूप में बाल गंगाधर तिलक आए, लाला लाजपत राय आए, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। देखो, बाल, पाल और लाल, ये नाम याद रखना बच्चों, बाल, पाल और लाल। बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, जिनका स्टेटमेंट है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा। पाल, कौन सा पाल बच्चों? बिपिन चंद्र पाल। और तीसरा नेता लाला लाजपत राय, जिनकी लाठी से मृत्यु हो जाती है, लाठी खाने से, लाठी की चोट से मृत्यु हो जाती है। तो ये तीनों लाल, पाल और बाल मिलकर के, ठीक है ना, गरम दल की स्थापना की। बात समझ भाई। अगला नाम अरविंद घोष भी है। उदारवादी एवं उग्रवादी के बीच में पहली बार अध्यक्ष पद लेकर के सूरत अधिवेशन में मारपीट भी हो गई थी, ठीक है। 1907 की सूरत अधिवेशन, जिसमें नरम दल और गरम दल में 2 भाग में बटा था। ये नाम याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और अध्यक्ष पद के लिए क्या हो गया? मारपीट हो गया। उदारवादी लोग शांत विचार के थे और वो लोग अपना कैंडिडेट को प्रोटेक्ट दे रहे थे, चाहते थे कि उनका अध्यक्ष बने। जबकि उग्रवादी लोग के जो थे, एक है उदारवादी और एक है उग्रवादी। उदारवादी मतलब दयावान व्यक्ति, शांत व्यक्ति, दादा भाई नौरोजी, सूर्यनाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्ता, नहीं, श्यामा प्रसाद, सॉरी, वो फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब, ये लोग उदारवादी नेता थे, ठीक है ना। ये लोग बड़ी शांत मिजाज के लोग होते थे। महात्मा गांधी की भी एंट्री नहीं हुई है, ठीक है। तो उनके विरोध में 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ और उस सूरत अधिवेशन में क्या हो गया? मारपीट हो गई। किसके लिए? अध्यक्ष पद के लिए। दोनों में आपस में क्या हो गया? लड़ाई हो गई। हालांकि इस अधिवेशन में अध्यक्षता उदारवादी नेता रास बिहारी घोष के द्वारा ही किया गया। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा हुआ? रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयास से कांग्रेस के गरम दल एवं नरम दल को साथ साथ मुस्लिम लीग को 1916 के लखनऊ अधिवेशन में पुनः एक ही मंच पर लाया गया, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयास से कांग्रेस
गरम दल और नरम दल, साथ ही ये मुस्लिम लीग, जो तीनों एक अलग पार्ट था, जो 1916 में लखनऊ अधिवेशन में पुनः एक मंच लाया गया। याद रखेंगे 1907 में सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल में बटा, 1906 में मुस्लिम लीग बन गया था। तो ये तीन पार्ट अलग अलग थे जो कांग्रेस के ही टूटे फूटे क्षेत्र थे। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने लखनऊ में 1916 में एक विशेष प्रयास किया और कहा कि अगर हम लोग अलग अलग रहेंगे तो देश में आज़ादी करना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम लोगों ने फिर से कंबाइन किया और कंबाइन करके क्या लाया, लखनऊ अधिवेशन को एक ही मंच पर ला लिया गया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गणमपंथियों का प्रभाव मुख्यतः बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन में देखा गया। ये कांग्रेस अधिवेशन का भारतीय आजादी का पहला चरण हम लोगों ने पढ़ा। तो आप लोग देख सकते हो कि ये पहला चरण 1885 से लेकर के 1905 तक का जो समय था वह क्या था, उदारवादी और उग्रवादियों के बीच में कोलैप्सिंग, ठीक है ना, तोड़ मरोड़ की बात की गई है, ठीक है ना। उसके अलावा ये ऐसा था जिसमें हम लोगों ने क्या किया था, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में विभिन्न तरीके के डिमांड रख करके हमने क्या किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बढ़ाने की प्रयास की। अब हम लोग बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का कौन सा चरण, दूसरा चरण। ये दूसरा चरण वह समय है जब हम लोग 1905 से लेकर के 1919 तक की बात करेंगे। तो 1905 से लेकर के 1919 में कौन कौन से साल में क्या क्या हुआ उसकी इंपॉर्टेंट घटनाओं के बारे में जानते हैं। पहला बात आता है गणमपंथी चरण। गणमपंथी चरण की शुरुआत बंगाल विभाजन 1905 में हुआ और बंगाल विभाजन का योजना का सर्वप्रथम प्रकाशन 6 जुलाई 1905 के समाचार पत्रों में हुआ। 19 जुलाई 1905 को भारत मंत्री बॉर्डरिक की अनुमति मिलने के बाद वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की योजना की और इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी। बंगाल विभाजन की योजना की आधिकारिक घोषणा के साथ ही इसके विरुद्ध में आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया। सर्वप्रथम 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक सभा आयोजित की जिसमें 2 प्रस्ताव रखे गए। कितने प्रस्ताव रखे गए, 2 प्रस्ताव रखे गए। कट गया क्या, 2 प्रस्ताव रखे गए। पहला है स्वदेशी और दूसरा बहिष्कार। स्वदेशी का मतलब क्या होता है, स्वदेशी का मतलब होता है अपने देश में उपार्जित किया हुआ। स्वदेशी का अर्थ क्या है, अपने देश में उपार्जित किया, अपने देश में निर्मित, कोई सूती का कपड़ा बनना, जो भी हमारे यहाँ क्या है अपना प्रोडक्ट होगा, स्वदेशी को उपयोग करना है। और अंग्रेजों का क्या करना है, बहिष्कार करना है, मतलब उनके प्रोडक्ट को क्या करेंगे हम लोग, डिलाइटेड करेंगे, उनको हटाएंगे, ऐसा कुछ। इस सम्मेलन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बिपिन चंद्र पाल, रास बिहारी घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर इत्यादि नेताओं ने हिस्सा लिया और बंगाल विभाजन के विरोध में बंग आंदोलन ने स्वदेशी एवं बहिष्कार चलाने का निर्णय लिया। ध्यान से सुनना, 1905 में बंगाल विभाजन का क्या आया, आधिकारिक घोषणा आया, ठीक है ना। कब बच्चों, 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की बात की गई। इस सम्मेलन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बिपिन चंद्र पाल, रास बिहारी घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर इत्यादि नेताओं ने हिस्सा लिया और बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन, बंग भंग, बंग मतलब बंगाल, भंग मतलब बंगाल विभाजन को रोकना, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। इसलिए बंगाल विभाजन अर्थात बंग भंग के विरोध में जो आंदोलन चला वह स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की बात की जाती है। बंग भंग आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि उसके 2 टाउन हॉल में जो प्रस्ताव पारित किए गए थे, उस प्रस्ताव पारित करने में 2 ही इंपॉर्टेंट बात था, ये तो बहिष्कार करना है, दूसरा क्या करना है, स्वदेशी पर जोर देना है। कौन कौन नेता थे, रविन्द्रनाथ ठाकुर थे, चूंकि बंगाल में उनका बहुत ज़्यादा प्रभुत्व रहा है, साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने बंगाली लैंग्वेज में बहुत अच्छा किया है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे, बिपिन चंद्र पाल थे, रास बिहारी घोष थे। ये लोग नेताओं ने क्या किया, इस बंग भंग आंदोलन में भाग लिया। 16 अक्टूबर
1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा योजना लागू की गई। बात देखो, 19 जुलाई को क्या किया गया था बच्चों, ऐलान किया गया, और ठीक है ना, ऊपर, चलो ऊपर उसका है गोश्त बना दिया जाएगा, ठीक है, चला गया क्या? ठंडा लग रहा है आप लोग को? बहुत अच्छा है। हाँ, अब रहने दो, खुल गया तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में एक योजना लागू की। इस योजना का प्रारूप निम्नवत था। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जुलाई में, तो हम लोग सबसे पहले क्या किए थे, बंगाल विभाजन का जो योजना आया था वो कब आया था, ठीक है, 19 जुलाई को 1905 को आया, लेकिन लागू कब किया गया, 16 अक्टूबर 1905 से लागू हो गया। अब जो बंगाल शुरू में विभाजन हुआ वो किस प्रकार थे, देखो, आज के समय हमारा बंगाल ये टूट कर अलग अलग पार्ट में दिखाई दिया, लेकिन उस बंगाल से नए नए प्रांत डेवलप हुए बच्चों। देखो, सबसे पहले पश्चिम बंगाल बना, और प्लस क्या बना, बिहार बना। ये बिहार टूट करके झारखंड बना है और उड़ीसा बना है, यानी हमारा बंगाल विभाजन हुआ वो दो पार्ट में है, एक पश्चिम बंगाल प्लस बिहार, बिहार का दूसरा पार्ट झारखंड और उड़ीसा ले सकते हो, और इधर क्या बना, असम बना, और बांग्लादेश। बांग्लादेश तो 1971 में बना है, लेकिन ये सब क्या है, एक ही था पहले। अब नया प्रांत क्या बन गया, बंगाल बना। राजधानी कहाँ बन गई, कलकत्ता। उसमें बंगाली अल्पसंख्यक रहते थे, बिहारी और उड़िया क्या थे, बहुत ज़्यादा थे। बंगाली लोग कम थे, बिहारी उड़िया ज़्यादा थे, तो उड़िया भी अलग हो गया, मतलब उड़ीसा भी अलग हो गया और बिहार भी अलग हो गया, ये दोनों पार्ट में डेवलप हो गया। नया प्रांत क्या बना, पूर्वी बंगाल बना। राजधानी कहाँ बन गई, ढाका बन गई। आज के समय आप लोगों को पता है बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, ढाका। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, ढाका। उस जमाने में था और वही रहेगा, लेकिन हमारे देश से वो क्या हो गया, अलग हो गया। मुसलमान बहुत ज़्यादा थे, हिंदू कम थे। उप गवर्नर का नाम क्या था, बमफेल्ड फूलर। 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में क्या मनाया गया, शोक दिवस मनाया गया। इसी दिन दो नरमपंथी सूर्यनाथ बनर्जी, आनंद मोहन घोष ने दो विशाल सभाएं आयोजित कर दी। आनंद मोहन घोष ने बंगालियों को एकता के प्रतिकारक रूप में कलकत्ता में फेडरेशन हॉल की स्थापना की। तो याद रखिएगा, आनंद मोहन घोष ने फेडरेशन हॉल की स्थापना की। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी बंग भंग विरोधी आंदोलन को अपना आध्यात्मिक सहयोग प्रदान किया। उन्होंने दोनों बंगाल की एकता को प्रदर्शित करने हेतु इस दिन को रक्षाबंधन मनाने का प्रस्ताव किया। ये लोग चाहते थे कि बंगाल का विभाजन न हो, ये लोग चाहते थे कि बंगाल की विभाजन न हो। देखो बच्चों, एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं, बंटवारा अर्थात विभाजन सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीके हो सकते हैं। अगर आप किसी भी चीज का विकास चाहते हैं तो बंटवारा जरूरी है। अगर विकास होना है बहुत तेजी से तो बंटवारा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आपके परिवार में जनसंख्या जिस प्रकार का है और जनसंख्या जिस तरह से है, अगर सभी लोग कंबाइन रूप में रहते तो हमको नहीं लगता कि जितना तेजी से आप विकास करें उतना तेजी से विकास कर पाते। आपका शैक्षणिक विकास रुक जाता, आप सिर्फ खाना खाते सोते, वो भी खाना बनाने और अच्छे से मेंटेन करना हम सभी के लिए क्या हो जाता, मुश्किल हो जाता। तो जिस प्रकार आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ करने के लिए हम लोग सेपरेशन करते जाते हैं, उसी तरह हम लोग धीरे धीरे इन सभी क्षेत्रों को छोटे छोटे इकाइयों में विभाजित कर दिया। तभी तो हम लोग गांव कस्बा से लेकर के देश तक पहुंचते हैं, दुनिया तक पहुंचते, वर्ल्ड तक पहुंचते हैं। और अगर ये बंटवारा नहीं होता अलग अलग स्तरों पर तो डेवलप नहीं हो पाता। तो विकास करने के लिए बच्चों इसकी आवश्यकता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बंगाली एकता को प्रदर्शित करने के लिए आमर सोनार बंगला नामक गीता लिखा, जो तत्कालीन स्वदेशी आंदोलन का एक स्वर बना। अब ये स्वदेशी आंदोलन क्या था,
बंग भंग आंदोलन का दूसरा नाम क्या है? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन घोष जैसे उदारवादियों ने क्या किया? नेतृत्व प्रदान किया। उदारवादी नेता का नाम बच्चों जरूर याद रखना, ये एग्जाम में पूछता है। निम्नलिखित में से कौन उदारवादी नेता हैं? लेकिन बाद के दौर में स्वदेशी आंदोलन के नेतृत्व में उदारवादियों से गर्मपंथियों के हाथ में चला गया। यानी ये जो बंग भंग आंदोलन है, स्वदेशी आंदोलन है, वो उदारवादियों से किसमें? गर्मपंथियों के हाथ में चला गया। स्वदेशी आंदोलन के समय जिस प्रमुख गर्मपंथी नेता का अपना प्रभुत्व था वे थे अरविंद घोष। अरविंद घोष स्वदेशी आंदोलन के मनीषी पुरुष में थे। स्वदेशी आंदोलन का प्रसार किस प्रकार होता है? बंगाल के बाहर स्वदेशी आंदोलन का फैलाने का मुख्य कार्य बाल गंगाधर तिलक ने किया। ये भी क्या थे बच्चों? उग्रवादी नेता में से थे। लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल, ये लोग क्या थे? उग्रवादी नेता। ये लोग उदारवादी नेता नहीं रहे, ये लोग उग्रवादी नेता रहे। बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में एक परंपरागत उत्सव गणपति महोत्सव का राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आंदोलन के प्रसार के लिए उपयोग करना शुरू किया। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी उत्सव का आयोजन शुरू करवाया और शिवाजी के व्यक्तिगत को आदर्श बनाकर राष्ट्रीय आंदोलन में इसका उपयोग कर दिया। स्वदेशी आंदोलन का कार्यक्रम किस प्रकार चला है? स्वदेशी आंदोलन कई तरह के विध्वंस सात्मक एवं रचनात्मक कार्यक्रम अपनाए गए। विध्वंसात्मक कार्यक्रम में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। जगह जगह विदेशी चीजों का विरोध होने लगा। बहुत महात्मा गांधी भी वही अपनाए थे, बाद में आएगा। बहुत सारा कपड़ा इकट्ठा कर दो, आग लगा दो, नहीं अंग्रेजी माल कोई नहीं खरीदेगा, कोई कपड़ा नहीं खरीदेगा, अपना चलेगा। समझ रहे हो? तो विदेशी लोगों का सामान्य को क्या करना? विरोध करना। रचनात्मक गतिविधियों के अंतर्गत राष्ट्रीय महाविद्यालयों की स्थापना प्रमुख थी। इसके तहत 1906 में बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई, जिसके प्रचारक कौन थे बच्चों? अरविंद घोष बने। स्वदेशी आंदोलन का क्या प्रभाव रहा? कांग्रेस का विभाजन। 1905 से 1907 के दरमियान कांग्रेस के अंदर स्वदेशी आंदोलन के प्रसार को लेकर जो मतभेद उत्पन्न हुए, उसी का प्रथम अभिव्यक्ति 1905 के बनारस कांग्रेस अधिवेशन में जो गोपाल कृष्ण गोखलन की अध्यक्षता में हुआ था से ही दिखने लग गया था। 1905 में जो हुआ, 1906 में स्वदेशी आंदोलन की लोकप्रियता में उदारवादियों के कुछ प्रस्ताव पारित करने के लिए विवश किया। 1906 में स्वदेशी आंदोलन की लोकप्रियता में उदारवादियों के कुछ प्रस्ताव को पारित करने के लिए विवश किया। दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में संपन्न 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस ने 4 प्रस्तावित प्रयास किए। पहला है स्वदेशी, मतलब आपको देश की सामग्री का उपयोग करना है, बहिष्कार करना है अंग्रेजों का, राष्ट्रीय शिक्षा पर ध्यान देना है और अपना क्या होना चाहिए? शासन होना चाहिए। कांग्रेस के अंदर नरमपंथी एवं गर्मपंथी के मध्य मतभेद गहराता गया और अंततः 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गर्म दल में विभाजित हो गया। ये लाइन अच्छे से बार बार रिपीट करता है। 1916 में लखनऊ सम्मेलन में या लखनऊ अधिवेशन में नरम दल, गरम दल और क्या हो गया? मुस्लिम में एक हुआ है। किसके प्रयास से? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट के प्रयास से। कांग्रेस का विभाजन नरमपंथी और गर्मपंथी में हो गया 1907 में सूरत अधिवेशन, और ये अध्यक्ष कौन थे बच्चों? रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष कैसे थे बच्चों नेता? उदारवादी। बात करते हैं गर्मपंथी राजनीति का अंत किस प्रकार हुआ। 1907 के सूरत अधिवेशन फूट के बाद ब्रिटिश सरकार ने उग्रवादियों गर्मपंथियों के विरुद्ध दमन की नीति अपनाई। यानी जब ये फूट हुआ तो अंग्रेजों सक्रिय हो गए। उग्रवादी लोग परेशान ज्यादा करता था, तो उसका दमन करने के लिए, मैंने जड़ से खत्म करने के लिए अंग्रेजों ने भी अपनी नीति अपनाई। और 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्षों के लिए मांडले जेल रंगून भेज दिया। रंगून कहाँ है बच्चों? म्यांमार, विदेश। बाल गंगाधर तिलक को उठाया और 6 साल के लिए कहाँ भेज दिया? रंगून भेज दिया। अरविंद घोष ने सक्रिय राजनीति में संन्यास ले लिया और पांडिचेरी जाकर योगी बन गए। बहुत ज्यादा पुलिस परेशान किया होगा, फाइनली निर्णय लिया क्या बन जाए? योगी बन जाते हैं और पांडिचेरी चले गए।
1908 में लाला लाजपत राय लंदन चले गए और वहाँ लौटे तो 1909 में अमेरिका चले गए। परेशान बहुत ज़्यादा करने लगे, कभी इंग्लैंड गए तो कभी अमेरिका गए, मतलब भागना शुरू किया। तो ये तीनों गरम दल के मेन नेता थे। बिपिन चंद्र पाल दिखाई नहीं दिए, ठीक है ना, लेकिन बच्चों कम से कम इनका तो नाम आता है, ठीक है। अब बात करते हैं बंग भंग आंदोलन का योजना का अंत। आज तक हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर कल देखेंगे कि बंगाल विभाजन का आयोजन किस प्रकार हुआ और किस प्रकार से हम लोगों ने इसका क्या कर दिया, खात्मा कर दिया, ठीक है।